आवाज़ आ रहा है? नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग सिंघौरा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक युवा मिले हैं। ये मुझे लगता है कि ये किसान ही हैं और देश के लिए लग रहा है कि स्टूडेंट भी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आपके तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। आज इस मौके पर दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। मैं कामना करता हूं ये दिवाली आपके दर्शकों को, आपको सबको विशेष खुशियाँ सुख समृद्धि लेकर आए, सबके जीवन में नए खुशियों का संचार हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जी बताएं आप प्रश्न मेरा ये है कि ये दिवाली जो है, आपकी बात दिवाली है जी। क्या ये दिवाली सस्ती होने वाली है कि महंगी होने वाली है? देखिए यह दिवाली विशेष तौर से सभी लोगों के जीवन की खुशियों को लेकर के आने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे महंगाई इस दिवाली को आम व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लिए, यह आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए काफ़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा सुख में नहीं होने वाली है, क्योंकि महंगाई चरम पे है। और सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जैसे खाद्य पदार्थ हुए, खाने की जैसी चीज़ें हुई हैं, जैसे दाल हो गया, आपका आटा हो गया, चीनी हो गया, जो भी खाने की चीज़ें हैं इन सब में इनकी मूल्यों में गिरावट करनी चाहिए थी। महंगाई चरम पे है। इस सरकार कह रही है कि हम आम जनता के लिए काम करें। अब जैसे कि रक्षाबंधन के मौके पे गैस के दाम में कटौती किए थे, तो कह रहे थे कि हमने जो है लोगों को लाभ देने के लिए कटौती की है। मोदी जी ने गैस के दामों में रक्षाबंधन से पूर्व में जो कटौती की है, उसके पहले उसी अपने बहनों के जेब से कहें हम, या उन्हीं के अपने बहनों के ही पैसे को उन्होंने पूरे वर्ष गैस के दामों को बढ़ा करके, जो पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले 450 रुपये या 425 रुपये हुआ करता था, उस गैस के दाम को जो मोदी जी अपनी बहनों को देते हैं उसको बढ़ा करके उन्होंने 1000 किया और अपनी बहनों से अब तक उन्होंने मान के चलिए 700 रुपये या 600 रुपये अतिरिक्त वसूला। और रक्षाबंधन से पूर्व उन्होंने मात्र उस 600 में से 200 रुपये कम कर दिया, फिर भी अभी 400 रुपये वो ले ही रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि और भी वो कम हो, महंगाई कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इस दिवाली के पावन पर्व पर कुछ ऐसी घोषणाएं हों युवाओं के लिए भी, जैसे रोजगार की बात हो। उन्होंने सरकार में आने से पूर्व जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को कोसते हुए मंचों से कहते थे कि इस सरकार में रोजगार होना चाहिए, रोजगार नहीं दे रही है। मैं आते हुए सरकार में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की घोषणा करूँगा। और महंगाई का, वो पिछले सरकार के जो मुखिया होते थे उन्हें कहते थे कि महंगाई का मुँह बोलने वाले नहीं हैं। वह कहीं ना कहीं महंगाई को इन्होंने दोगुनी रफ्तार से इस समय बढ़ी है, लेकिन ये भी मुँह बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए। तो क्या सरकार कह रही है कि हम लोग रोजगार दें, रोजगार के अवसर दे रहे हैं? जी। तो क्या ऐसा वाकई में हो रहा है? देखिए, रोजगार के अवसर ही नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यानी जो सरकार है वर्तमान में, ये शब्दों के मायाजाल बुनती है और शब्दों के मायाजाल को बुन करके ही अब तक ये सरकार चला रही है। ज़मीन पे हकीकत को देखिए, अब कहते हैं ना कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। रोजगार के अवसर न उपलब्ध करें, रोजगार उपलब्ध कराइए, अवसर ऑलरेडी अपने आप बन जाएगा। एक बार आप उपलब्ध कराएंगे, लोग अपना अवसर बना लेंगे। है क्या कि ये शब्द गढ़ते हैं ये लोग। सरकार देखिए, अगर बैक से देखा जाए तो सरकार को आरएसएस चलाती है। आरएसएस जो नागपुर से उसका हेडक्वार्टर, और ये संस्था को विशेष तौर पे देखा जाए तो कुछ मानसिक संभ्रांत लोग चलाते हैं। ये चीज़ आम जनता नहीं समझ पाती। आम जनता वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का चेहरा आगे है, योगी जी का जो भी है, लेकिन ये बैक से सरकार चल रही है और शब्दों के मायाजाल को बुन करके आम जनता के सामने ऐसे ऐसे शब्द वो प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए, ये अब आपने बताया कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अवसर उपलब्ध है, अवसर उपलब्ध कराना या अवसर को ऐसे मतलब रोजगार को ही सौंप देना, तो रोजगार हो है नहीं। आप 2017 के बाद देखिए, 18 के बाद पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, लेखपाल की कोई भर्ती नहीं हुई है, दरोगा की कोई भर्ती नहीं हुई है, और आप देखेंगे शिक्षक की कोई भर्ती नहीं है 18 के बाद। और लोग क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता, उनके कुछ मुँह बोले समर्थक
उन्होंने क्या किया है कि इन कुछ वर्षों में ऐसे समर्थकों को तैयार कर लिया है कि वो सिर्फ बोलते ही हैं। अब प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की आलोचना कर देंगे, वो कह देंगे आप देशद्रोही हैं। प्रधानमंत्री चूंकि जो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, उनकी देखिए आलोचना होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, वो देश के हैं। लेकिन अगर आप उनकी बुराई करेंगे तो वो क्या बोल देंगे, आपको देशद्रोही हैं। एक प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, देश से ही प्रधानमंत्री हैं और वो उनके लिए सब एक हैं। लेकिन एक ऐसा उन्होंने फौज खड़ा कर दिया है कि आप कोई प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो वो आपको एलिगेशन लगा देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। अब 2 करोड़ रोजगार की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और 50,000 रोजगार दे करके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो ऐसा नहीं हो, रोजगार का बहुत स्थिति बुरा है इस यूपी में। मान के चलिए कि 2018 के बाद से बहुत बुरा हालत है। और एक भी और जानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ तक देर तक रहेंगी, जहाँ भी, वहाँ रोजगार के मामले में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें पता है कि हमें वोट कहाँ से आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री 2014 से पहले सभाओं में कहते थे कि इस देश में 30 करोड़ के ऊपर गरीब जी रहे हैं, 30 करोड़ के लगभग, और हमारी सरकार आएगी तो मैं इन्हें ख़त्म कर दूंगा। आज वो गर्व से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, गर्व से, कि इस देश के 80 से 84 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ फ्री भी, जो गरीब हैं। भाई बढ़े तो 2.5 से 3 गुना हो गए। तो आपने ऐसा क्या विकास किया, क्या खाका खींचा कि ये जो 30 करोड़ थे 80 करोड़ 84 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हाँ, मीडिया में बढ़े हैं, सोशल मीडिया में बढ़े हैं, कुछ ऐसे प्रसार करने वाली चीज़ों में बढ़ गए हैं और जनता कहीं ना कहीं वो कुछ लोग सुनते हैं। अब यूपी में ही देख लीजिए, पिछली जो सरकार यूपी की हारी है उसको 2 करोड़ 94 लाख लगभग वोट मिले और ये जीते हैं 2 करोड़ 97 से 98 लाख, मतलब 4 से 6 लाख वोटों का अंतर रहा है। बहुत करीब जाकर सरकार नहीं बन पाई। कैसे नहीं बन पाई लोग भी जानते हैं। हमें नहीं लगता है कि ये पूर्ण रूप से संवैधानिक सरकार बन पाई है। लोग जानते हैं वो सरकार रहती तो बहुत कुछ युवाओं के लिए भी होता। वर्तमान में देखिए आधारभूत ढांचा अगर गोरखपुर जिले के आसपास 2-4 विधानसभाओं को देख लिया जाए तो आधारभूत रूप से विकास हुआ है, लेकिन युवाओं के लिए ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। महाराज जी, बदलाव होना चाहिए। जैसे कि आप रोजगार की बात करें तो सरकार ने एक योजना रहती है जिसे अग्निवीर योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना के बारे में आपका क्या विचार है? जी देखिए, ये अग्निवीर योजना जो है एक मेहनत का सेवा के लिए, जो देश के सीमा पे खड़ा होकर के अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके देश सेवा करना चाहता है, उसके लिए योजना, ये मान के चलिए 4 वर्ष में वो कोई भी लड़का जब सीमा पर जाएगा तो प्रिपेयर होने में, पूरा सक्षम होने में उसको 4 से 5 साल 10 साल, मतलब जो भी समय लग जाएगा 4 साल में वो घर ही आ जाएगा। आप एक बार नेता बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, आप आजीवन पेंशन उठाएंगे। आप में कौन सी काबिलियत है भाई? आपके पास कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है। आप एक बार नेता बन गए, मंत्री बन गए, आप जीवन पेंशन उठाएंगे। वह व्यक्ति जो देश की सेवा के लिए जा रहा है 4 वर्ष में उसको बाहर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य के जीवन के लिए जो खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा ये अग्निवीर योजना जो, और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भविष्य में कभी भी हम सरकार में आते हैं, केंद्र की सरकार में, तो इस योजना को हम वापस लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी भी वो आएंगे तो उसका बदलाव करेंगे और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अग्निवीर। इसके पहले जो जैसे भर्ती हो रही, हाँ, पूर्ण रूप से हमेशा के लिए जो था कि जो युवा उसमें जुड़ना चाहता है, अपना तन मन सब कुछ लगा करके जुड़ना चाहता है, आजीवन उस सेवा करना चाहता है, उसे अल्प समय में बाहर निकाल देना और उसके जो सुख सुविधाएं होती हैं उसे वंचित कर देना कहीं ना कहीं हितकर नहीं है। इस योजना में बहुत सारे लोगों को बातचीत सुनने आया है कि जिस तरीके से जो सैनिक भर्ती होते थे, देश के प्रति प्रेम भाव सद्भावना होती थी, उसमें कमी आ गई है। नहीं देखिए, कोई भी अग्निपथिक जाएगा, आने के बाद अग्निवीर बनेगा, अग्निपथिक जो बनेगा। और कोई भी लड़का, कोई भी नौजवान साथी जो प्रयास करने वाला है, किसी के भी देशभक्ति पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सबके अंदर एक बराबर है और कहीं ना कहीं 1000 गुना है। और सैनिकों की वजह से हम यहाँ स्वतंत्र रूप से खड़ा हैं, अपनी बातों को कह पा रहे हैं। तो किसी के देखिए वहाँ होता है क्या ना, अल्प आयु में ड्यूटी से ही जब वो बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसके मनोबल में कमी आएगी कि हमें और दिन रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ आर्थिक रूप से मध्यम परिवार के बच्चे ज़्यादा कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि और देशभक्त नहीं, सब में, सबके अंदर समान है, लेकिन आर्थिक रूप से जो मध्यम वर्ग हैं उनके वहाँ के बच्चे, जैसे किसान मजदूर के, हम लोगों के परिवार से या समाज से ऐसे बच्चे उसमें जाना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक आर्थिक समानता कंटिन्यू कुछ दिन तक बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल टूटेगा कि आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं
पीछे होंगे, सेवा पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन उनकी देशभक्ति में हम शक नहीं कर सकते हैं। नहीं, देशभक्ति में शक नहीं, जैसे कि वो पूरे तन मन धन से वहाँ जी। मेहनत करते हैं। देखिए वहाँ पूरे मनोयोग से अपना काम करते हैं जितने वर्ष, लेकिन अगर अल्पायु में ही सेवा लेकर के उन्हें वंचित कर दिया जाएगा उनके पूर्ण अधिकारों से, तो कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक ठेस पहुँचेगी। ये गलत है। तो ठीक है, तो इन्होंने दिवाली के खास मौके पे अपने विचार रखे हमारे साथ संचार मीडिया के साथ, और संचार मीडिया और पूरी टीम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को जो आपको इस चैनल को देख रहे हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करें और इस